कोई रास्ता नहीं है कि गरीब लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि जब आप इक़दाम करते हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, तो वो सबके लिए बढ़ानी पड़ती है। कोई ऐसा तरीका नहीं है कि गरीब के लिए कम कीमत पे पेट्रोल बढ़े और अमीर के लिए ज़्यादा। तो वो सबके लिए बढ़ा देते हैं, फिर जो गरीब को ज़्यादा डज़ लगती है उसके लिए फिर ये इस किस्म की बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तरीके से फाइनेंशियल कैश ट्रांज़ैक्शंस कर देते हैं उनको जी देने के लिए। जी। और नादरा का बेस भी है, सबको पता है कि सबसे गरीब लोग कौन है, कहाँ कहाँ है। वो बहुत ज़बरदस्त डेटाबेस एक बना हुआ है, तो उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं समझता हूँ ये तो इस बहुत ही अच्छी चीज़ की है ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, और कोई ख़ास इसमें इक़दामात नहीं है। एक आध अच्छी चीज़ है, बैंकिंग सेक्टर जो है उनका कुछ टैक्स रेट 39% के करीब होता था, और वो उन्होंने 2-3% बढ़ा दिया है। बैंक्स आजकल बड़े प्रॉफिट्स में जा रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर को तो दे नहीं रहे हैं, मगर जो स्प्रेड है बिटवीन जिस रेट पे वो स्टेट बैंक से लेते हैं और ट्रेजरी बिल आगे जिस रेट पे देते हैं वो 3% के करीब है। इट्स अ ह्यूज, दुनिया में इतनी बड़ी स्प्रेड किसी बैंकिंग सेक्टर को नहीं मिलती। तो ये अच्छा है कि बैंकिंग सेक्टर की जो प्रॉफिट्स है उसको थोड़ा सा टैक्स किया उन्होंने। और मुझे पता नहीं है बाकी टैक्स रेट्स के ऊपर क्या किया है कि, मगर ये मैंने सुना है कि पहले इमरान खान साहब के ज़माने में 50,000 रुपए महीने की जिसकी तनख्वाह थी उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं था। उससे पहले जिसकी तनख्वाह 1 लाख रुपए पर मंथ थी उसके ऊपर टैक्स नहीं था, मगर इमरान खान साहब की हुकूमत ने आके 50,000 रुपए कर दिया था। और अब ये इन्होंने वापस उसको 1 लाख रुपए महीना जिसकी तनख्वाह है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। तो ये अच्छी बात है, 12 लाख रुपए साल का इस पे टैक्स नहीं है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता टैक्स रेट बढ़ेंगे। हो सकता है जब डिटेल्स आए तो उसमें शायद कुछ और भी हो, मगर वेल्थ टैक्स नहीं लगाया। प्रॉपर्टी टैक्सेस थोड़े बहुत बना दिए हैं उन लोगों के ऊपर जो कि प्रॉपर्टीज को फाइल्स को ट्रांसफर करते हैं। एक फाइल खरीदी, 1 साल लेके बैठ गए, फिर उसको ट्रांसफर कर दिया, प्रॉपर्टी बनाई नहीं, उसके ऊपर इनकम नहीं अर्न की, मगर एक रेंटल किस्म की इनकम अर्न कर ली है, स्पेकुलेटिव इनकम जिसको कहते हैं। वहां उन्होंने कहा कि जी अगर आपने एक एक प्रॉपर्टी या एक फाइल खरीदते हैं और 1 साल के अंदर फाइल को ट्रांसफर कर देते हैं, या प्रॉपर्टी खरीदते हैं और 1 साल में ट्रांसफर कर देते हैं, तो फिर उसके ऊपर 15% टैक्स लगाएंगे उसकी वैल्यू के ऊपर। वो वैल्यू तो जाहिर है मार्केट से कम ही होगी, मगर डीसी रेट्स के ऊपर, आजकल डीसी रेट्स को भी रिवाइज किया जा रहा है, तो वो डीसी रेट्स के ऊपर होगी। तो इस किस्म की चीजें हैं, छोटी छोटी टिंकरिंग है, जो कि इन प्रिंसिपल अच्छी चीजें हैं। मगर क्या कोई इनकलाबी कोई इस किस्म की चीज है जिसमें गरीब और अमीर के दरमियान रास्ते जो गैप है वो कम हो जाएगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या गरीबों के लिए कोई इतनी बड़ी सहूलतें आ गई हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या अमीरों को कोई बड़ी डज लगी है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और सारा का सारा जो एजेंडा है वो यही है कि किसी तरीके के साथ लोगों को एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए, इंपोर्ट्स को कम किया जाए, डॉलर की कीमत को कम किया जाए, ताकि महंगाई कम हो। अब ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, अब ये कामयाब होंगे या नहीं होंगे, इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट कि किस तरीके से ये एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं। आज तक तो जितनी भी आपने इंसेंटिव्स दिए, इंक्लूडिंग 60% डिवैल्यूएशन, आपके एक्सपोर्ट्स जो है जिस तरीके से बढ़ने चाहिए थे नहीं बढ़े, और उस सब्सिडीज पे सब्सिडीज लिए जा रहा है एक्सपोर्ट सेक्टर। मुझे नहीं पता, अभी मैंने डिटेल्स तो नहीं आई, मगर लेट्स सी ये होता क्या है। बट नो, नथिंग रेडिकल, नथिंग रेवोल्यूशनरी, होल्डिंग ऑपरेशन। और कुछ इसमें सबसे गरीब तबका जो है उनके लिए कोई 100-150 अरब रुपया उनके लिए और बजट में इजाफा कर दिया गया उनके बजट में। तो मगर ये जरूर है कि ऑयल की कीमत, तेल की कीमत बढ़ी है, तेल की कीमत 2 दफा बढ़ चुकी है, और आगे भी 50 रुपए तक ये बढ़ेगी। ये मेरी स्पेकुलेशन है, हालांकि ये बता नहीं रहे हैं आपको। मगर यहाँ सारी जाते जाते बस इतनी बात कर दूं कि इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर जो ऑयल है वो कोई 125-130 डॉलर पर बैरल है। अगर ये बढ़ गया तो फिर तो और भी मुसीबत बढ़ जाएगी यहाँ। और अगर ये गिर गया, अगर यूक्रेन का और जो रशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही है वो गिर खत्म हो जाती है, ऑयल सप्लाईज रिस्टोर हो जाती है, स्टेबिलिटी ग्लोबल सिस्टम में आ जाती है, तो फिर ये 90-95 पे अगर ऑयल आ जाता है तो उसके साथ पाकिस्तान की भी बड़ी सहूलत हो जाएगी, और महंगाई यहाँ और कम हो जाएगी। मगर इस वक्त ये नहीं कहा जा सकता कि ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस में क्या होगा, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में क्या होगा। तो इसलिए होल्डिंग ऑपरेशन, मैं समझता हूँ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, किसी न किसी स्टेज पे शायद कोई सप्लीमेंट्री बजट्स भी लाने पड़े। ये आ जाए बिल्कुल। वो आईएमएफ से जब डील होगी सेठी साहब, तो वो यूजुअली इट इज फॉलोड बाय अ सप्लीमेंट्री बजट। उसमें फिर नई चीजें आ जाती हैं, टेक्निकल माइनर अग्रीमेंट्स आ जाते हैं। बहरहाल, लेकिन देखिए इसकी जारी बात है, सियासी है तो स्टेटस को उन्होंने चलानी है, गवर्नमेंट को डिलीवर करना है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो महंगाई का तूफान आने वाला है,
ابھی تک جتنے پاکستان میں ہمارے معاشیات ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں انفلیشن جو ہے ابھی تو 15-16% پہ ہے، وہ 20 سے 25% تک جائے گی. اور ان حالات میں جب وہ اتنی مہنگائی جائے گی پاکستان کے شہری اور دیہی علاقوں میں، تو اس کا ایک پولیٹیکل فال آؤٹ تو بہت بڑا ہوگا. مطلب ایک تو ظاہری بات ہے کہ عمران خان صاحب اس کا فائدہ بھی اٹھائیں گے، لیکن عام لوگ بھی، نون لیگ کی اپنی سیاست، یہاں جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کو ظاہری بات ہے گالیاں بھی پڑیں گی. وہ پھر ایک معاملہ، ایک گراؤنڈ تیار تو نہیں ہو جائے گا فار عمران خان ٹو ری لانچ ہز ایجیٹیشنل پالیٹکس. رضا یہ تو ان کو سوچنا چاہیے تھا اس وقت جب ان کو ہدایت کی گئی تھی کہ آپ گھر آ جائیں، الیکشن کال کر لیں اور یہ اقدامات مت کریں، IMF کا پروگرام سائن مت کریں، اس کے ساتھ سب کو تکلیف ہوگی اور آپ ان پاپولر ہو جائیں گے. یہ تو ان کو پتا تھا. اس کے باوجود انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم رہنا چاہیں گے. اور شاید ان کا یہ خیال ہے، ان کو گارنٹیز ملی ہیں، یا شاید 1.5 سال رہ جائیں گے. اس لیے ان کا یہ خیال تھا کہ یہ 1.5 سال ہم کاٹ جائیں گے، اس 1.5 سال میں کوئی اتنی نقصان نہیں ہوگا. شروع میں کچھ ناراضگیاں ہوں گی، مگر 12-8 مہینے کا بعد جو ہے گروتھ پھر آنی شروع ہو جائے گی اور ہم شاید بچ جائیں اس بیک لیش سے. مگر اب صورتحال جیسے آپ نے کہا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور عمران خان صاحب پورا اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. اب کیا فائدہ اٹھا سکیں گے کہ نہیں، اس میں بھی دو رائے ہیں. 4 سال عمران خان صاحب نے تباہی کی اکانومی کی. انہوں نے ایک بڑی کوشش کی کہ کوئی بیک لیش بنایا جائے، مگر بیک لیش بنا نہیں نا. ایونچولی یہی ہوا کہ وہ لانگ مارچ بھی، ان کے لانگ مارچ بھی فیل ہو گئے، ان کی اسٹریٹجی کے ریزائن کریں گے وہ بھی فیل ہو گئی. ایونچولی پھر یہی ہوا کہ جب اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے دور ہوئی تو پھر ان کی اسٹریٹجی تھوڑی سی کامیاب ہوئی. اب عمران خان کی بھی یہی اسٹریٹجی ہوگی کہ اگر کوئی اسٹیبلشمنٹ میری طرف جھکتی ہے تو پھر میں شاید کامیاب ہو جاؤں، اور اگر نہیں جھکتی تو یہ بیٹھے رہیں گے 1.5 سال. تو بات گیم آگے وہیں کھڑی ہوتی ہے. تو عوام سیٹھی خود صاحب، ایک انقلاب کرنے کے لیے تیار نہیں. نہیں، عوام بالکل نہیں تیار، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن سیٹھی صاحب، جس جنرل باجوہ کو عمران خان اور ان کے حواریوں نے گالیاں دے کے، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک فوجی آنٹی نے بھی ان کو کیا کیا لفظ استعمال کیے، بعد میں پھر اپولوجائز کر لیا. ٹرینڈ چلا رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ کتنے دن انہوں نے یہ سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چلایا، باجوہ ہیز ٹو گو. آپ کے خیال سے جنرل باجوہ صاحب اب کیا وہ اتنی جلدی، تو ابھی نومبر تک تو وہ چیف ہے نا، نومبر کے اینڈ تک، اتنی جلدی وہ کیا دوبارہ سے ہو جائیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ وہ اس تمام کے بعد دوبارہ عمران خان کو کوئی موقع دیں گے. ابھی میرا ویو غلط ہو سکتا ہے. دیکھیے میرا نہیں خیال ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ وہ موقع دیں گے یا نہیں موقع دیں گے. میرا خیال ہے ان کا رویہ یہ ہے کہ میں کون ہوتا ہوں موقع دینے والا یا نہیں موقع دینے والا. تو اس لیے اسی کا مطلب وہ انہوں نے نیوٹرلٹی کہا ہے. اب اگر عمران خان اس نیوٹرلٹی کی کوئی ایڈوانٹیج لے سکتا ہے تو لے کے دیکھ لے. اگر وہ کسی طریقے سے اس گورنمنٹ کو کنونس کر سکتا ہے یا پریشر ڈال کے الیکشن کروا سکتا ہے تو کر لے.